नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि और प्रदेश के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। अब युद्ध का कारण जान लीजिए। युद्ध का कारण है एक मंत्री जिनका नाम है सेंथिल बालाजी। अब बालाजी का क्या मामला है ये आपको ज़रा बता दें। सेंथिल बालाजी अन्ना द्रमुक से द्रमुक में आए हैं। जब अन्ना द्रमुक की सरकार थी तो उसमें मंत्री थे, अब द्रमुक की सरकार बनी है तो उसमें मंत्री हैं। उस समय अन्ना द्रमुक की सरकार में वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहते हुए उन पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को नौकरी देने के बदले में पैसा लिया। अब उस समय जब आरोप लगे थे तो यही एम.के. स्टालिन उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे। अब उसी मामले की जांच में ईडी ने 14 जून को उनको गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले मई में वो सुप्रीम कोर्ट गए थे सेंथिल साहब, और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को जो है इसकी जांच बंद करने को। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की, कहा कि ये अपने पद का दुरुपयोग करके पद को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कानून के शिकंजे से बचने की कोशिश कर रहे हैं और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं। इसलिए उस मामले को रद्द करने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद 14 जून को ईडी ने गिरफ्तार किया 2 आरोपों में। एक वही नौकरी के बदले पैसा और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग। दोनों गंभीर आरोप हैं। इसमें गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तार होते ही रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे, बच्चों की तरह लोट पोट कर स्ट्रेचर पर रो रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। उनको अस्पताल ले जाया गया, जांच की गई तो मालूम हुआ कि उनको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, हार्ट की। तो बाईपास सर्जरी हो गई। सरकारी अस्पताल में नहीं कराएंगे, निजी अस्पताल में वहाँ भेज दिए गए। अब उससे पहले ईडी को 8 दिन की रिमांड मिल चुकी थी। अब ईडी सुप्रीम कोर्ट गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि भाई ये तो अस्पताल में है तो यहाँ तो पूछताछ हो नहीं सकती, तो जितने दिन अस्पताल में है उसको हमारी जो रिमांड का पीरियड है उसमें न गिना जाए। उसके बाद अदालत ने उनको जुडिशल रिमांड में भेज दिया, यानी जेल भेज दिया। लेकिन वो जेल तो भेज दिए गए, लेकिन रहेंगे अस्पताल में ही, उनका इलाज चल रहा है इसलिए। हालांकि इसका भी विरोध किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने माना नहीं। ये है कुल किस्सा। सेंथिल बालाजी जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जब उनसे पूछताछ के लिए रिमांड मिल गई ईडी को और उनको फिर उसके बाद जुडिशल कस्टडी का ऑर्डर हो गया, तब एम.के. स्टालिन ने उनका विभाग ले लिया, उनको मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बना दिया, लेकिन मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया। ये नया ट्रेंड चला है। महाराष्ट्र में हमने देखा, दिल्ली में हमने देखा, अब तमिलनाडु में देख रहे हैं कि मंत्री के खिलाफ जांच, गंभीर आरोपों की जांच चल रही है। वो पुलिस रिमांड या जो है दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की रिमांड पर है, वो जुडिशल कस्टडी में भेजा जाता है, फिर भी वो मंत्री बना रहता है। उसका औचित्य क्या है, इस पर एक बार जरूर संवैधानिक विशेषज्ञों को विचार करना चाहिए कि इस स्थिति को कैसे रोका जाए, इसमें कैसे बदलाव लाया जाए। लेकिन वो तो बाद की बात है। अभी मामला है सेंथिल बालाजी का। अब सेंथिल बालाजी के इस मामले को देखते हुए राज्यपाल आर.एन. रवि ने एक 5 पेज की चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 154, 154, 163, 163 और 164 के तहत उनको जो अधिकार गवर्नर को मिले हैं, उसके तहत वो सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का आदेश देते हैं। उन्होंने कहा सामान्य परिस्थिति में गवर्नर केवल मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कोई काम कर सकता है। गवर्नर अपने आप कोई फैसला इस तरह का नहीं ले सकता है। किसी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए ज़रूरी है कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश हो उसके पक्ष में कि उसको बर्खास्त कर दिया जाए। ये गवर्नर के पास चिट्ठी मुख्यमंत्री की आए तभी वो बर्खास्त होता है। लेकिन उन्होंने कहा ये विशेष परिस्थिति है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल में बनाए रखने की आपकी जिद, यानी एम.के. स्टालिन की जिद, ये पक्षपात को दर्शाती है। उन्होंने कहा ये स्वस्थ परंपरा नहीं है और उनके खिलाफ गंभीर आरोप है। उनका मंत्री पद पर बने रहना जांच को प्रभावित कर सकता है।
और कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें बाधा पहुंचा सकता है। इसलिए उन्होंने ये अभूतपूर्व कदम उठाया है मंत्री को बर्खास्त करने का। लेकिन उनकी इस 5 पेज की चिट्ठी जाने के 5 घंटे बाद ही, ये रात में चिट्ठी गई है, फिर उसके बाद दूसरी चिट्ठी 1 पेज की गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो आदेश दिया सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने का, उसको निलंबित रखा जाए जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता। अब सवाल उठा कि उन्होंने अपने ही आदेश को निलंबित क्यों रखा, अबेंस में क्यों रखा? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये सलाह दी गई कि ऐसा कोई कदम उठाने से पहले वो कानूनी सलाह ले लें। जाहिर है कि कोई कानूनी सलाह शायद उन्होंने ली नहीं थी, लेकिन रात में उनकी चिट्ठी पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कई लोगों से कानूनी सलाह ली कि इसमें क्या हो सकता है, और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जाने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच उनकी दूसरी चिट्ठी आ गई कि इसको अभी स्थगित रखा जाए। क्यों? क्योंकि वो अभी अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह ले रहे हैं। अटॉर्नी जनरल की कानूनी सलाह लेने के बाद ही वो अपने अगले कदम के बारे में बताएंगे, सूचित करेंगे। तब तक उनकी बर्खास्तगी के आदेश पर अमल न किया जाए। अब ये स्थिति है, एक जो है तनाव बना हुआ है राज्य सरकार और गवर्नर के बीच में। और गवर्नर एजी से सलाह लेने के बाद क्या फैसला करेंगे, एजी की सलाह क्या होगी, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर वो कदम उठाते हैं, अब हाइपोथेटिकल सवाल कर सकते हैं कि मान लीजिए कि उनको सलाह मिलती है कि वो, उनके पास संवैधानिक अधिकार है उनको बर्खास्त करने का। दो चीज़ें हैं। कांग्रेस और डीएमके जो बचाव में बोल रहे हैं सेंथिल बालाजी के, वो कह रहे हैं, वो 1974 के एक जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच का, जिसमें शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर का मतलब समझा जाए राज्य सरकार, राष्ट्रपति का मतलब समझा जाना चाहिए केंद्र सरकार। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठा सकते, वो केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कदम उठाएंगे। ये बात स्पष्ट कर दी। लेकिन 1979 में सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही डिसमिस करने का भी, यानी बर्खास्तगी का भी अधिकार रखती है। तो ऐसे में क्या गवर्नर, जो मतलब संवैधानिक रूप से नियुक्त वही करते हैं, कायदे से गवर्नर मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और उसके बाद मंत्रिमंडल के सदस्यों को मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त करते हैं गवर्नर। ये तकनीकी मामला है। अब क्या उनको ये अधिकार है कि बर्खास्त कर सकते हैं, इस पर अभी कानूनी राय आना बाकी है। राज्य सरकार भी कानूनी राय ले रही है, गवर्नर भी कानूनी राय ले रहे हैं। अब मामला आप मानकर चलिए कि अगर बर्खास्तगी के फैसले पर गवर्नर अड़े रहते हैं तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाएगा। और लोग हवाला दे रहे हैं कि अभी फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र के बारे में जो जजमेंट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर को आपसी जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है उसके मामले में नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का तो कोई मामला है नहीं, ये तो सरकार के एक मंत्री के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप और उसकी जांच का मामला है। उस जांच में कोई बाधा ना आए, इसके लिए उनको मंत्रिमंडल से हटाना जरूरी है, ये बात गवर्नर कह रहे हैं। राज्य सरकार कह रही है कि उनके मंत्री बने रहने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब दोनों तो सही नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। तो एम.के. स्टालिन कह रहे हैं कि गवर्नर अगर अपने फैसले पर टिके रहते हैं तो वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। डीएमके के एक सांसद हैं पी. विल्सन, जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, वकील भी हैं। उनका कहना है कि 3 स्टेजेस होती हैं। एक, किसी के खिलाफ आरोप लगा और उसकी जांच हो रही है। दूसरा, कोर्ट में उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई। और तीसरी स्टेज होती है जब ट्रायल के बाद उसका कन्विक्शन हो जाए। तो कन्विक्शन के बाद न तो वो मंत्री रह सकता है, न एमपी रह सकता है, न एमएलए रह सकता है। उनकी बात ठीक है, लेकिन ठीक नहीं भी है। तीसरी स्टेज जो उन्होंने बताई, उसमें राज्य सरकार का, गवर्नर का, राष्ट्रपति का या किसी का कोई रोल नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जैसे ही कन्विक्शन हो और 2 साल से ज़्यादा की
सज़ा हो, उसकी सदस्यता चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो स्वतः समाप्त हो जाती है। और आपकी सदस्यता समाप्त होती है तो उसके बाद आप मंत्री तो रह ही नहीं सकते संवैधानिक रूप से। तो इसलिए जो है उसमें किसी राज्य सरकार का और किसी की भूमिका नहीं है। भूमिका उससे पहले की जो 2 स्टेज है उसमें आती है कि क्या चार्जशीट होने के बाद या जांच शुरू होने के बाद मंत्री को अपने पद पर बने रहना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है, जितने लोगों की जांच हो रही है, उसमें ये स्पष्ट होना जरूरी है कि क्या जांच शुरू होने के बाद या प्रथम दृष्टया जो है दोषी लगने के बाद मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए या उसका इस्तीफा होना चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर आरोप लगा, जांच हुई, आपको जेल भेज दिया गया, आप जेल में हैं और मंत्री बने हुए हैं, ये विचित्र स्थिति जो है मुझे नहीं लगता कि दुनिया के और किसी डेमोक्रेसी में होती होगी कि कोई नेता जेल में रहे। अभी दिल्ली में हमने देखा कई महीने तक सत्येंद्र जैन जो है मंत्री बने रहे जेल में रहते हुए। यही स्थिति हमने देखी महाराष्ट्र में, जब अनिल देशमुख मंत्री रहे कई महीने तक, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा तब उन्होंने इस्तीफा दिया। अब यही स्थिति अब तमिलनाडु में हो रही है। प्रैक्टिकली जेल में नहीं है, अस्पताल को ही जेल मान लिया गया है, जेल में है, उस वार्ड को जेल मान लिया गया होगा, तो वो जेल में हैं कानूनी रूप से और मंत्री भी हैं। तो ये स्थिति, दोनों स्थिति कैसे चल सकती है? तो अब सवाल मेरा एक अलग है। ये बात आजकल बहुत हो रही है, ये कहा भी है जो पी विल्सन हैं और डीएमके के दूसरे लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। हो सकता है। पॉलिटिकल वेंडेटा किस लिए? क्या भ्रष्टाचार गवर्नर के कहने पर किया सेंथिल बालाजी ने, या फिर गवर्नर के कहने पर जांच शुरू हुई? किस बात का पॉलिटिकल वेंडेटा? गवर्नर को पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? मान लीजिए कि गवर्नर जो है राज्य सरकार को मुश्किल में डालना चाहते हैं, तो सवाल यह है कि मुश्किल में तो बालाजी सेंथिल ने डाला है भ्रष्टाचार करके, जो आरोप लगा है उन पर। अगर वो आरोप सही पाया जाता है तब भी उनको जाना पड़ेगा, तब तो उनको अपनी विधानसभा सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो ये आरोप असल में लग रहे हैं इसलिए कि पहली बार ऐसा माहौल बना है जब केंद्र में और राज्य में अलग अलग सरकारें होने के कारण गवर्नर की भूमिका पर एक नए सिरे से विचार हो रहा है। आज़ादी के कई दशक बाद तक स्थिति ये थी कि केंद्र और राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस के अपॉइंट किए गवर्नर होते थे, जैसा दिल्ली से आदेश जाता था उसके अनुसार अनुसरण करते थे, तो कॉन्फ्लिक्ट की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जब मैं कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ कि जब राज्य सरकार ऐसा काम करे जिसके बारे में राज्यपाल को ये लगे कि ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत ठीक नहीं है। जैसे इस मामले में गवर्नर ने कहा कि अगर सेंथिल बालाजी मंत्री बने रहते हैं तो कानून की प्रक्रिया में बाधा डालेंगे जो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की ओर ले जा सकता है। तो अगर ऐसा गवर्नर को लगता है तो फिर गवर्नर का दायित्व क्या होता है? वो क्या करे? राज्य सरकार को तो बर्खास्त कर नहीं रहा। इस सरकार का 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, एक उत्तराखंड के अपवाद को छोड़कर किसी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया। 75 साल के इतिहास में, आज़ादी के बाद के इतिहास में भारत के, ये पहला दौर होगा कि 9 साल बीत गए कोई राज्य सरकार बर्खास्त नहीं की गई। 356 का दुरुपयोग छोड़िए, उपयोग भी नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल जैसी सरकार भी बर्खास्त नहीं हुई, जहां मेरा मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का पूरी तरह से ब्रेकडाउन है। किसी भी चुनाव में और चुनाव के बाद इतने बड़े पैमाने पर हिंसा किसी और राज्य में नहीं होती, फिर भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तमाम इस बात से नाराज़ हैं, फिर भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया। तो गवर्नर का दुरुपयोग कहाँ हुआ? गवर्नर और मुख्यमंत्री में टकराव कहाँ होता है? अधिकारों को लेकर। जब मुख्यमंत्री ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं या चाहती हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में शायद नहीं आता, शायद क्या नहीं आता, जैसे विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का मामला। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस पर कानूनी लड़ाई लड़े और जीते। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ।
लेकिन कुछ राज्यों ने कानून बदल कर दिया कि अब राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे वाइस चांसलर्स को। तो ये टकराव जो आ रहे हैं, ये अधिकारों को लेकर टकराव है। ये पॉलिटिकल वेंडेटा या इस तरह का कोई मामला मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आता। कुछ अपवाद को छोड़ दें तो आमतौर पर यह है कि जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं राज्यपाल के और मुख्यमंत्री के, उनमें जब कोई अपनी लक्ष्मण रेखा लांघता है, जब अपनी सीमा से बाहर जाने की कोशिश करता है, तब टकराव शुरू होता है। राज्य की सरकार अगर संविधान के मुताबिक आचरण नहीं करती है, तब टकराव शुरू होता है। तो ऐसे में आप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की स्थिति देख लीजिए। उनको हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना पड़ रहा है, लोगों को शांत करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। और ये केवल राज्यपाल कह रहे होते तो फिर भी एक बात मान लेते कि बीजेपी के अपॉइंट किए हुए राज्यपाल हैं, शायद इसलिए कर रहे हो ऐसा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज तो भारतीय जनता पार्टी के नियुक्त किए हुए हैं नहीं, वो भी वही बात कह रहे हैं, बल्कि उससे कड़ी बात कह रहे हैं। इसलिए जो व्यवहार मुख्यमंत्रियों का है वो ज़्यादा जिम्मेदार है इस तरह की परिस्थिति बनने का। तेलंगाना में देख लीजिए, राज्यपाल को किसी भी सरकारी समारोह में न्योता ही न देना, ये मुख्यमंत्री का संवैधानिक दायित्व है क्या किसी मुख्यमंत्री से ऐसी अपेक्षा की जा सकती है? लेकिन तेलंगाना में ये हो रहा है, दूसरे राज्यों में भी शुरू होगा। तो ये जिस तरह के टकराव हो रहे हैं, ये आने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं, घटने वाला नहीं है। सभी पार्टियों को मिल बैठकर सोचना होगा कि इसका हल क्या निकाला जाए। आज एक पार्टी सत्ता में है, कल दूसरी पार्टी होगी, ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन व्यवस्था एक स्थायी होनी चाहिए। संवैधानिक प्रावधान जो हैं उनका अनुपालन होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।